हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय कार्यपालिका के बारे में, यानी इंडियन एग्जीक्यूटिव। देखिए, ये टॉपिक अगर आपने कहीं से पढ़ भी लिया है, समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर इस वीडियो में हम भारतीय कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन क्या है? सरकार के तीन अंग होते हैं। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान जो है वो क्या सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करे। क्या क्या? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये सभी एक दूसरे से तालमेल बना करके काम करे और आपस में संतुलन जो है वो बनाए रखे। ठीक है, अब भारत के अंदर क्या है? संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका और विधायिका ये एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कार्यपालिका के बारे में, लेकिन कार्यपालिका भी और विधायिका ये क्या है? एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, प्रशासन या प्रबंध क्या होता है? देखिए, कोई भी संगठन है उसमें किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसको लागू भी करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रशासन या प्रबंध कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना आवश्यक है जो बड़े और नीतिगत निर्णय जो है वो ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और उनमें तालमेल कर सके। तो ऐसे संगठन में क्या चाहिए होगा? कुछ लोगों का समूह हमें चाहिए होगा। ठीक है, और इस समूह को, इन लोगों को क्या बोलेंगे? उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या मुख्य कार्यपालिका अधिकारी बोलेंगे। ठीक है, देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी हुई, बैंक हुआ, औद्योगिक इकाई हुई, तो उसके प्रशासनिक अधिकारियों में से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका का क्या अर्थ हो गया? कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सरकार की। ठीक है, तो सरकार के मामले में भी एक संस्था होगी जो नीतिगत निर्णय लेती है। ठीक है, और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है और दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। ठीक है, तो सरकार का वो अंग जो इन नियमों, कायदे कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसको क्या बोलेंगे? कार्यपालिका बोलेंगे। ठीक है, सरकार का वह अंग जो इन नियमों, कायदों को लागू करता है और प्रशासन का कार्य करता है, वो क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और ये प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। क्या? कार्यपालिका। देखिए, कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं पर चांसलर होता है। ठीक है, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी सिविल सेवा के सदस्य भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सिविल सेवा के सदस्य कार्यपालिका के अंदर आएंगे। ठीक है, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, सरकार के प्रधान को और उनके मंत्रियों को क्या कहा जाता है? राजनीतिक कार्यपालिका। वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्यपालिका के प्रकार। ठीक है, देखिए, भारत के अंदर क्या है? संसदीय कार्यपालिका है। ठीक है, तो कार्यपालिका के प्रकारों की अगर हम बात करें तो पहला है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। ठीक है, इसमें पहला प्रकार है आपका संसदीय, दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, तो संसदीय कार्यपालिका क्या है? इसमें सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, राष्ट्रपति या राजा। ठीक है, दूसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक। इसके अंदर क्या होता है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
ठीक है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। भारत के अंदर क्या है, संसदीय है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं दूसरे देशों की, ठीक है। दूसरा है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। इसके अंदर है अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रमुख होता है और वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। किसमें, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अंदर, ठीक है। अब देखिए विभिन्न देशों में कार्यपालिका एक सी नहीं होती, ठीक है, एक तरह की कार्यपालिका नहीं होती। जैसे हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति है और इंग्लैंड की महारानी, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्तियां और कार्य है वो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है, ठीक है। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की जो शक्तियां है वो भूटान के राजा से अलग है। भारत और फ्रांस दोनों देशों में ही प्रधानमंत्री है पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग है। तो अलग अलग देश का अपना अपना एजेंडा है, ठीक है। सबसे पहले बात करें अमेरिका की, तो उसमें कैसी व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ठीक है। और कार्यकारी शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। हमने ऊपर डिस्कस कर लिया अध्यक्षात्मक के बारे में, ठीक है, संसदीय के बारे में, ठीक है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। कनाडा की बात करें तो उसमें क्या है, संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस के अंदर क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। फ्रांस में कौन सी व्यवस्था है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कराता है, ठीक है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जापान की बात करें तो जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, ठीक है। राजा देश का प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान, ठीक है। इटली की बात करें तो इटली में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूस की, तो रूस में क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में क्या है, एक संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। उसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। श्रीलंका के अंदर क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत की, ठीक है, हम बात करेंगे भारत की, ठीक है। तो ये देखिए, पहले तो देखिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति जो है वो राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होगा। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था कहाँ पर है, अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में। संसदीय व्यवस्था की बात करें तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान है, जैसे भारत के अंदर, ठीक है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास ही वास्तविक शक्तियाँ होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास नहीं। वो केवल नाम मात्र का औपचारिक प्रधान होता है। और किस किस देश में है ये व्यवस्था, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, जापान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, ठीक है, संसदीय व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या है, इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक दल के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब कभी वो अलग अलग दल के होंगे तो क्या होगा, उनमें आपसी विरोध भी हो सकता है। फ्रांस, रूस, श्रीलंका, इनके अंदर ये व्यवस्था है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। हम बात कर रहे हैं भारत की संसदीय कार्यपालिका की, भारतीय कार्यपालिका की। तो देखिए संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो, ठीक है। तो उनके पास क्या विकल्प था, एक दूसरा विकल्प क्या था, अध्यक्षात्मक सरकार का। लेकिन इसके अंदर क्या था, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है और इसके अंदर जो है व्यक्ति पूजा का खतरा था, ठीक है। तो संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो और साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हों,
ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको नहीं चुना और संसदीय व्यवस्था को चुना। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में क्या है, ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका और जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उससे नियंत्रित भी होगी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तरों पर और प्रांतीय स्तरों पर, दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों की स्तर पर बात करें तो राज्यपाल हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, मंत्रिपरिषद हुआ, ये मिलकर के राज्य कार्यपालिका बनाते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से। ठीक है, नाम मात्र। पर वास्तव में क्या है कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद बनी है उसके माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो वो तो केवल नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी गई। देखिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता, जनता निर्वाचित नहीं करती उसको, उसका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। यानी इसका क्या अर्थ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं करेंगे, बल्कि जो निर्वाचित विधायक और सांसद है उनके द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, और ये निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा सकती है। ठीक है, अलग से एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उसके अंदर जो भी रिलेटेड उससे आर्टिकल्स राष्ट्रपति से रिलेटेड है वो सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। किसके लिए, महाभियोग प्रक्रिया के लिए। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 74(1) क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। वो केवल किसी पुनर्विचार के लिए कह सकता है किसी सलाह पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद अगर वही विचार रखे तो उसको वो सलाह जो है वो माननी ही पड़ेगी, वो मानने के लिए बाध्य है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब है राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या है। तो हमने डिस्कस कर लिया, ये केवल औपचारिक प्रधान है, सरकार का औपचारिक नाम मात्र का प्रधान है राष्ट्रपति। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी और कानूनी और आपात शक्तियां भी प्राप्त हैं। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में क्या होता है, बहुमत प्राप्त होता है और वे वास्तविक कार्यकारी है। ठीक है, तो अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर वाद विवाद में क्या कहा था, हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है, न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान बनाना चाहता है। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है न शासन करता है। यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। ठीक है, ये किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपति के पास क्या विशेष अधिकार होते हैं। देखिए संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसको दे। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। पहला कब करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ठीक है,
तो ऐसा कब कहेगा? राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है ऐसा करने के लिए, यानी कि उसको कुछ लगता है कि इस सलाह में कुछ गलती है, या कानूनी रूप से कुछ कमियां है, या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वो क्या करेगा? मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहेगा। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करने के बाद भी वही सलाह दोबारा देगी तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, उसको वो बात माननी ही पड़ेगी। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। अतः यह एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति यानी निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयकों को छोड़ करके स्वीकृति देने में क्या कर सकता है? विलंब कर सकता है, देरी कर सकता है, या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व क्या होता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है। वीटो की यह शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो ये तो केवल नाम मात्र की शक्तियाँ हो गई। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। ठीक है, समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं कर रखा। इसका क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। ठीक है, कितने भी समय तक अपने पास लंबित रख ले, क्यों? कोई कानून ही नहीं है। तो इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है, और इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने पास रख लिया, अब उसको विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित कितने भी समय तक रख सकता है। ठीक है, तो विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये तो इसके पास पावर होगी राष्ट्रपति के पास। ठीक है। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की, क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और अगले राष्ट्रपति वेंकटरमन ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। उसके बाद क्या हुआ? सरकार बदल गई। जिसने विधेयक पेश किया था वो सरकार जो है बदल गई, और 1989 के अंदर एक नई सरकार चुनकर आई, और यह दूसरे दलों की गठबंधन की सरकार थी। उसने क्या किया? इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। ठीक है, पुनर्विचार किया ही नहीं। ठीक है, दोबारा पेश ही नहीं किया। इस प्रकार जैल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम क्या हुआ कि ये विधेयक कानून बन ही नहीं सका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति के पास पावर है। तीसरा क्या है? विशेष अधिकार। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। क्या? देखिए, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। अगर किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा? इसके अतिरिक्त यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता ये दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो क्या होगा? तो इसमें राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? तब राष्ट्रपति को ये निर्णय करना होता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ठीक है, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत दल का समर्थन प्राप्त है, या कौन सरकार बना सकता है या सरकार चला सकता है। ठीक है, तो देखिए 1989 के बाद प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। 1989 से 98 तक हुए 4 संसदीय चुनावों में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन कराए, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दे। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो विशेष अधिकार है ये राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार स्थायी न हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो, तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था के अंदर मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका क्या अर्थ है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है
और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है वो करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका होती है। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिला, तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है, ये शक्ति है। ठीक है, अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। देखिए, 1977 के बाद भारत की दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा जो है वो काफ़ी बढ़ गई और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोकसभा में किसी भी दल को जो है बहुमत नहीं मिला। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने क्या किया। देखिए, मार्च 1998 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली, जो बहुमत से 21 कम थी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे, नारायणन थे। उन्होंने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्या कहा, अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करो। ठीक है, इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। ठीक है, कि अगर बहुमत है तो अपना दावा जो है वो पेश करो, दस्तावेज पेश करो। ठीक है, मात्र 10 दिन के भीतर। तो ये शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुनते हैं। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी जरूरी होती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम भी कर सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उसने त्यागपत्र दे दिया, महाभियोग से उसको हटा दिया गया, ठीक है, तो तब वो पद उसका रिक्त हो गया राष्ट्रपति का, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति जो है नहीं चुन लिया जाता। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद BD जत्ती को तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेन जो पद है वो किसका है, प्रधानमंत्री का ही है। संसदीय शासन में जो संसदीय व्यवस्था है भारत के अंदर, उसमें क्या जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है कि उसके पास तो बहुमत प्राप्त है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है तो अपना पद भी छूट जाएगा उसका प्रधानमंत्री वाला। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता जो है वो प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 में अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल करके गठबंधन बनाना पड़ा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, तो इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, क्योंकि वही उसी से बहुमत सिद्ध कर सकता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, जिसको लोकसभा में बहुमत मिल गया उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, अगर गठबंधन है तो प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे। कौन तय करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद का स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करेगा। ठीक है, कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। ठीक है, तो राज्य मंत्री जो है वो राज्य के अंदर चुने जाएंगे। ठीक है,
प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है, संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो क्या करना होगा, उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने के भीतर भीतर। ठीक है, तो ऐसा कई बार हुआ है। राजस्थान के अंदर भी अभी चुनाव हुए थे तो एक को मंत्री बना दिया बिना ही चुनाव लड़े। ठीक है, और दोबारा जब चुनाव हुआ तो वो हार गया, उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये ज़रूरी है 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के पास पावर तो है कि मंत्री उसको बना दिया बिना ही चुनाव लड़े, ठीक है, बिना सांसद बने, लेकिन एक ये है कि 6 महीने के भीतर उसको सांसद बनना ही पड़ेगा, निर्वाचित होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बना तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा ही राज्य के अंदर है, किसी को राज्य में मंत्री बना दिया तो उसको भी बिना, अगर उसने बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बना दिया तो 6 महीने के भीतर उसको जो है एमएलए के जो चुनाव होते हैं उसमें जीतना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं जीता तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, बेगम रोजाज रसूल ने संविधान सभा के वाद विवाद में क्या कहा कि संविधान सभा में अनेक सदस्यों का विचार था कि मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। तो बेगम रोजाज रसूल ने क्या कहा, मेरे दृष्टिकोण से प्रांतों के लिए वैश्विक प्रणाली सर्वोत्तम व्यवस्था है जिसमें विधायिका कार्यपालिका को एक निश्चित समय के लिए चुनती है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वह सर्वोच्च व्यवस्था है जो कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि उसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व होगा और विधायिका का कोई भी दल यह महसूस नहीं करेगा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। ये किसने कहा, बेगम रोजाज रसूल ने। ठीक है, अब देखिए मंत्रिपरिषद के आकार की अगर हम बात करें तो संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय मंत्रिपरिषद का किया जाता था। लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो बहुत बड़ा हो जाता था। ठीक है, कितने भी मंत्री हो गए। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर के समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अनेक राज्यों में भी ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, मंत्री पद का लोभ लालच दे दिया और बहुमत हासिल कर लिया। तो इसके लिए क्या किया, संविधान का संशोधन करके एक ऐसी व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यों में विधानसभा इनकी कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा, ठीक है, देश की बात करें तो लोकसभा और राज्यों की बात करें तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जितनी भी सीट है लोकसभा की तो 15% सीटों से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रियों की संख्या। ठीक है, ऐसा ही राज्य के अंदर है। ठीक है, तो संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस प्रावधान का क्या अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो मंत्रिपरिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र जो है वो दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी होता है। भारत में क्या है, प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोपरि स्थान है। ठीक है, मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद पर शपथ ग्रहण जो है वो कर लेता है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। ठीक है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या उसने त्यागपत्र दे दिया तब तो सभी मंत्री गए। ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो गई। अगर किसी एक मंत्री की मृत्यु हो गई या पद से हटा दिया गया, त्यागपत्र दे दिया तो केवल एक ही पद खाली होता है। ठीक है, उस पर दोबारा चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तो दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का कार्य करता है। ठीक है, कौन, प्रधानमंत्री। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्र धुरी की संज्ञा दी। ठीक है, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। साथ ही प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना, लोकसभा का नेतृत्व करना, अधिकारी जमात का आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि के हैं। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की शक्तियों के स्रोत हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। कैसे? जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां जो है वो निर्विवाद रही है। परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनती है, तब ऐसा नहीं होता है। 1989 से पहले से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। ठीक है, तो इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में नहीं रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उनको त्यागपत्र देना पड़ा और वे हटा दी गई। ठीक है, तो इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज भी प्रभावित होता है। तो यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही अच्छी होती है। ठीक है, गठबंधन की सरकारें है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलती। इस सिलसिले में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? देखिए, इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों की भूमिका बढ़ती है। किससे? जो गठबंधन वाली सरकारें हैं उनकी अगर हम बातें करें, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इनमें प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों की भूमिका बढ़ती है। इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों के में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगती है। ठीक है, इससे प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों विशेष अधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन, उनके पद स्तर और मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगता है। ठीक है, तो गठबंधन में तो ऐसा ही होगा। प्रधानमंत्री जो है सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। गठबंधन की सरकार है तो उसको उस दूसरे दल की भी बातें जो है वो सुननी पड़ेंगी। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियाँ बन सकती है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका जो है वो निभानी पड़ती है। ठीक है, कुछ एक बदलाव के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है। ठीक है, केंद्रीय सरकार की सलाह पर राज्यपाल जो है केंद्रीय सरकार की सलाह पर नियुक्त होता है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन? राज्यपाल। यद्यपि प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, पर राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती है। ठीक है, राज्य के स्तर पर भी संसदनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। ठीक है, तो राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर भी ये सिद्धांत जो है लागू होते हैं। स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही की अगर हम बात करें तो मंत्रियों के निर्णय को लागू कौन करेगा? ठीक है, देखिए शासन के कार्यकारी अंग कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, प्रशासनिक मशीनरी। तो इनका क्या है? एक विशाल संगठन इसके अंदर सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा भी कहा जाता है। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने और उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग देते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख के अंदर होता है। ठीक है, तो संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। ठीक है, और ये मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन ये मशीनरी जो है राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन उनको नहीं करे। ठीक है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन उनको नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र में ये संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी होती है कि वो नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने के अंदर मदद करे। ठीक है, आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप जो है वो जटिल हो गया है। कैसे?
देखिए, इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधन के अधिकारी, ये सभी सम्मिलित हैं। तो हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी को के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा और नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? संघ लोक सेवा आयोग को। लेकिन आज के समय में रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि जो भी संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, वो उन पर भी नेताओं का दबाव होता है। ठीक है, वो केवल उनको नाम मात्र के अधिकार जो है दे दिए, अलग से उनका जो है विभाग बना दिया, फिर भी उन पर दबाव रहता है। ठीक है, तो रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बना दिए, ठीक है, स्वतंत्र बना दिए कि अपने तरीके से कार्य करो, लेकिन उन पर भी मंत्रियों का दबाव रहता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। ठीक है, दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान ये सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया जाता है। तो इन प्रावधानों से ये सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा। सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगी। ठीक है, तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जैसे आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा है आईपीएस, इसके लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग करेगा। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। ठीक है, तो सिविल सेवाओं के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, क्यों पढ़ रहे हैं हम सिविल सेवाओं के बारे में? देखिए, जो आपकी कार्यपालिका है उसमें प्रधानमंत्री, ठीक है, आपका राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिपरिषद, उसके साथ साथ ये सिविल सेवाएं भी शामिल हैं। ठीक है, जो सिविल सेवक है आईएएस आईपीएस, ये भी इसी के अंदर शामिल है, कार्यपालिका के अंदर। इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सिविल सेवाओं के वर्गीकरण की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है, केंद्रीय सेवाओं की बात करें तो भारतीय विदेश सेवा, ठीक है, इंडियन फोरेंसिक सर्विस, ठीक है, भारतीय राजस्व सेवा, प्रांतीय सेवा, प्रांतीय सिविल सेवाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जैसे आपके आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस, ये सभी यूपीएससी के द्वारा जो है इनका टेस्ट होता है। ठीक है, यूपीएससी इनको नियुक्त करती है। तो एक जिले का जिलाधिकारी, कलेक्टर, उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ठीक है, राज्य की अगर हम बात करें तो सामान्यतः आईएएस सत्र का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। कौन? कलेक्टर। ठीक है, एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है तथा वह राज्य सरकार की देखरेख के अंदर कार्य करता है। ठीक है, लेकिन आईएएस आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, अर्थात राज्यों के प्रमुख जो है वो प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण के अंदर रहते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में आरएएस का पद हुआ, ये राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, इनका भी योगदान होता है। नौकरशाही की ये विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। तो नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जो है वो सरकार तक पहुंचती है, जनता तक पहुंचती है। ठीक है, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी जो है वो सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। ठीक है, तो ये कुछ कौन से हैं? यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होता है। ठीक है, आम आदमी तो पहुंच ही नहीं पाता उन तक। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है तो इससे क्या होता है, इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। ठीक है, वही दूसरी ओर ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही जो है वो राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। ठीक है, तो ये खिलौने की तरह ही है। ठीक है, कोई भी आप आईएएस आईपीएस देख लो, उन पर नेताओं का दबाव तो होता ही है।
ठीक है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए स्वतंत्र मशीनरी बना दी, अलग से यूपीएससी बना दिया, स्वतंत्र है अपने हिसाब से कार्य करने के लिए, ठीक है। राज्यों के अंदर जैसे राजस्थान की बात करें तो अलग से बना दिया लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, आरपीएससी, ठीक है। लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, रियलिटी अगर हम देखें तो वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन पर दबाव है, राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ये भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, ठीक है। पर ये आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद।